हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद 10th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट चीप एंड बेस्ट आएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैरी वाल्टी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नाविक था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप बोले या यूरोप बोले, दोनों एक ही का नाम है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेजनी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध या फिर सोडान का युद्ध भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यह 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर बी होगा यूनान के लिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें ध्यान देना है, एग्जाम में नेपोलियन आए गलत आंसर है, नेपोलियन थर्ड आए गलत ऑप्शन है, नेपोलियन सेकेंड आए गलत ऑप्शन है। नेपोलियन बोनापार्ट रहेगा तभी वह आंसर सही है। वेनिया कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, यानी कि दोबारा उसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बुर्बो शासन वंश की। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, यानी किस जगह पे वह युद्ध हुआ था। तो सेडान जगह पे युद्ध हुआ था। जालविन एक संस्था थी, किस चीज की संस्था थी मेरे बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो डी नंबर कूटनीतिज्ञ था। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, यानी कि एड्रियानोपुल की जो संधि है कौन से देश के साथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए तुर्की देश के साथ हुई थी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, कौन ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। वह यह कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक साथ हो। तो वह हमारा देश था ऑस्ट्रेलिया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो डी नंबर ऑप्शन होगा 1871 ईस्वी में हुई थी। यूरोप आवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी एक संगठन का नाम है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। विनिया कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो डी नंबर ऑप्शन होगा जर्मनी सम्मिलित नहीं था। विनिया कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो पवित्र संघ की योजना जो है रूस ने प्रस्तुत किया था। यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक था मेजनी। नौ गुवेल्फ आंदोलन कहां हुआ था। तो इटली में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ, यानी खत्म कहां हुआ। तो इंग्लैंड में खत्म हुआ। जालवेरिन एक संस्था थी, किस चीज की संस्था थी। तो जालवेरिन जो है वो, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जालवेरिन की स्थापना प्रासा राज्य ने की थी। हंगरी की भाषा क्या थी, यानी कि हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्यार। आधा गौ रहेगा, हमेशा याद रखेंगे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पालन नहीं है, पालना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा 1804 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के द्वारा कितना युद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 युद्ध बिस्मार्क के द्वारा लड़ा गया था, जो कि जर्मनी का एकीकरण चाहता था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की की पराजय हुई थी। 1789
ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बुर्बो राजवंश का शासन था। प्रसा का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। एक चीज ध्यान देंगे, विलियम द्वितीय में इसका गलत आंसर है, विलियम तृतीय इसका गलत आंसर है, विलियम प्रथम ही इसका सही आंसर होगा। मेटरनिख कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का युद्ध बोले या सेडान का युद्ध बोले, बात सेम ही है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। यानी कि जिस समय सेडाओ का युद्ध हुआ था उस समय बुरी तरह से अगर कोई देश हारा था तो वह ऑस्ट्रेलिया हारा था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती की टोकरी, ध्यान से पढ़ेंगे, लाल कुर्ती की टोकरी का गठन किसने किया था? यानी कि एक संगठन था जिसका नाम था लाल कुर्ती की टोकरी, तो उसका गठन जो है हमारे बिस्मार्क जी ने किया था, सॉरी गैरीबाल्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी कि जिस समय जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इन चारों में से कोई इसका सही आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज पे हम लोग टिक मारेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पुनः जागरण से माना जाता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सी नंबर ऑप्शन होगा विक्टर इमैनुएल। किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन सी संधि हुई उसके बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया था? युवा इटली संस्था का विकास कौन है? तो मेजनी है। युवा इटली संस्था का विकास कौन है? तो मेजनी है। चलिए यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा। अगर आप इस चैनल पे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मटेरियल नोट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।